हेलो डियर स्टूडेंट, रणथंभौर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान का आज हम अध्ययन करेंगे। हमारा जो पिछली कक्षा में भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ रहे थे, हम उसी विशेषताओं को आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली विशेषताओं में हमने जो मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों को अच्छी तरह समझा। अब अगली विशेषता है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज क्या होता है? पहले तो ये कि विलक्षण दस्तावेज वो होता है मतलब जो कि देश के प्रत्येक नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करे। मतलब क्या है कि हमारे जो संविधान निर्माता है उनकी मतलब सोच को देखते हुए मतलब उन्होंने क्या किया है कि संविधान जो निर्माताओं ने क्या किया है कि जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है अपने संविधान में। भाई उनमें उनको क्या जीवन जीने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना, उनको देश में रहने में हर तरह की सुविधा हो, इस कारण उन्हें मूल अधिकार भी दिए गए। तो विलक्षण दस्तावेज का मतलब ये है कि उनको हर तरह के अधिकार, ठीक है ना, उनको मतलब नीति निर्देशक तत्व, उनको हर तरह की स्वतंत्रता दी गई है। उसके अंदर उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, अपने धर्म को मूल रूप से बनाए रखने का अधिकार दिया गया है ना, धर्म परिवर्तन का अधिकार दिया गया है। मतलब वो अपनी आज़ादी से इस लोकतंत्र में रह सकते हैं। तो विलक्षण दस्तावेज का मतलब होता है कि हमारा संविधान एक विलक्षण दस्तावेज है, ठीक है ना। संविधान निर्माताओं ने इसमें जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्य, ठीक है ना, मान्य आधारभूत मूल्यों व सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया है। तो इस तरह से क्या है कि संविधान विलक्षण दस्तावेज कैसे है ये आपको समझ में आ गया होगा। मतलब उसमें क्या है कि जितने भी जो भारत में रहने वाले नागरिक है सबकी मतलब आवश्यकताओं को पूरा करे, वो सबके अधिकारों को मतलब सबको पूर्ण रूप से अधिकार दे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी मूल मतलब किसी भी राज्य का रहने वाले हो, सभी राज्य के नागरिकों को मतलब उन्होंने समान अधिकार प्रदान किए हैं। मतलब भेदभाव एक तरह से ख़त्म कर दिया है। इसके बाद आता है आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध का मतलब ये होता है कि किसी भी मतलब समस्या के लिए जो भारतीय संविधान में आपातकाल लागू करने का भी प्रावधान है। जैसे कि भाग 18 में इसका किसका है, इसका विवरण है। आपातकाल का जो विवरण है वो भाग 18 में है। जब अपने 22 भाग पढ़े थे ना, तो उसमें 18वां जो भाग है उसके अंदर इस आपातकाल के बारे में लिखा गया है। और अनुच्छेद इसी भाग के अंदर अनुच्छेद 352, इसी भाग के अनुच्छेद 352 के अनुसार बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, भाई जैसे सपोज करो कि चीन पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है ना, तो इसके लिए भी चाहे वो युद्ध भले ही अपने हिमाचल प्रदेश से हुआ हो, चाहे उत्तराखंड से हुआ हो, लेकिन उसमें आपातकालीन जो है वो लगेगा। और आपातकालीन हमेशा राष्ट्रपति के अधीन ही होता है। मतलब किसी भी राज्य में आपातकाल लगे, लेकिन उस समय जब आपातकाल लगता है तो उस राज्य की जो सरकार है वो जो राज्य की सरकार है वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। मतलब उस राज्य का जो शासन है वो केंद्र सरकार चलाती है। जिस भी राज्य में आपातकाल लगता है, जैसे मान लो अभी राजस्थान में अपने पाकिस्तान से बॉर्डर लगती है, जब पाकिस्तान का युद्ध होता है, पाकिस्तान हमला कर देता है, तो उस समय क्या है कि जो अपने राजस्थान की जो शासन व्यवस्था है वो किसके हाथ में चल जाएगी, केंद्र सरकार के हाथ में चली जाएगी। तो इस वजह से क्या है कि अनुच्छेद 352 में किसका उल्लेख है कि बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह एवं युद्ध की स्थिति में, जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता है या कोई सशस्त्र विद्रोह होता है, ठीक है ना, युद्ध की स्थिति पैदा होती है, तो उस समय आपातकाल लगा जाता है। वो अनुच्छेद 352 में निहित है। अगला है अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 इसके अनुसार क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में, अब राज्यों में कैसे, भाई ठीक है, राज्य से अपने जो बाहर की सीमा लगी हुई है वहाँ से अगर बाहर से कोई विद्रोह होता है तो उसके लिए 352 के अंतर्गत आपातकाल लगेगा। अब राज्यों के अंदर जैसे मान लो कोई धर्म से संबंधित जैसे हिंसा हो गई, हिंदू मुस्लिम जातिवाद में हिंसा हो गई, ठीक है ना, चुनाव के टाइम पे जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मान लो बहुत ऐसी स्थिति आ जाती है कि कई मतलब आपस में लोग एक दूसरे को मारना के ऊपर निर्भर हो जाते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए निर्भर हो जाते हैं। तो उस जगह पे क्या है कि जो वहाँ का शासन है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत आ जाता है। मतलब केंद्र सरकार के अंदर राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का सर्वोच्च और प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, और इसी के अधीन
वो उस राज्य का शासन केंद्र सरकार के पास चल जाता है। फिर उस राज्य की सरकार का उस राज्य पर कोई अधिकार नहीं होता, उस राज्य का शासन कौन संभालती है? केंद्र सरकार संभालती है। इसके आगे देखो 360 अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, मान लो किसी राज्य में इतनी भयंकर बीमारी हो गई, ठीक है ना, अभी तो जो कोरोना है वो तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन मान लो किसी राज्य के अंदर कोई बाढ़ आ गई, उस राज्य की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, उस राज्य की सरकार उस राज्य को मतलब विकास करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। जैसे अभी उत्तराखंड में हुआ था, बाढ़ त्रासदी हुई, तो वहाँ पे क्या बहुत ही ज़्यादा जो वित्तीय स्थिति है, मतलब आर्थिक स्थिति खराब हो गई उस राज्य की, तो वहाँ का शासन, जैसे उत्तराखंड में हुआ था 2013 के अंदर बाढ़ त्रासदी हुई थी, तो उसमें भी क्या है कि वहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल लग चुका था, क्योंकि वहाँ की स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। तो जब भी ऐसी आर्थिक स्थिति से कोई राज्य गुजर रहा हो, या ऐसी स्थिति किसी बीमारी के कारण हो सकता है, किसी बाढ़ के कारण हो सकता है, किसी मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण हो सकता है, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती है। तो इस तरह से 3 तरह के आपातकाल लगाए जाते हैं। 352 के अनुसार तो भारी आक्रमण होने पर या सशस्त्र विद्रोह होने पर, युद्ध की स्थिति होने पर। 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, मतलब जातिवाद झगड़े हो जाते हैं, कोई बड़ा दंगा हो जाता है, ठीक है ना, तो उस वजह से 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण होता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर, ठीक है ना, मतलब आर्थिक स्थिति खराब होने पर, ठीक है ना, वहाँ की भी किसी भी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, तो उस वजह से वहाँ की स्थिति, कोई बीमारी का प्रकोप होता है तो उस वजह से, ठीक है, अकाल पड़ जाता है। अकाल भी तो एक प्राकृतिक आपदा होती है, अकाल पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, या कोई मतलब बीमारी वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है, तो उस वजह से क्या है कि वहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो केंद्र सरकार के हाथ में चल जाती है। तो वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर कौन सा अनुच्छेद लगता है? 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन। इस आपातकालीन को राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं अपन। राष्ट्रपति शासन तभी लगेगा जब आपातकाल होगा भी। केंद्र सरकार का अधीन राज्य में कब होगा? जब कोई आपातकाल लगेगा। तो जो आपातकाल लगता है और वो शासन राष्ट्रपति का अधीन चल जाता है। अगली विशेषता पढ़ते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था। मतलब जो अपने संविधान है उसमें जो शासन व्यवस्था है अपने देश की वो कैसी है? संसदीय शासन व्यवस्था। इस प्रणाली में क्या होता है, जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। बस सरकार के कितने अंग है? 3 अंग अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका का काम होता है वो कानून को बनाना होता है। किसी भी देश को चलाने के लिए कानून जरूरी है, नियम जरूरी है, तो उनको बनाने का काम कौन करती है? व्यवस्थापिका। फिर उसको जो लागू करने का काम करती है वो कौन करती है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसके अधीन काम कर रही है? व्यवस्थापिका के। तो व्यवस्थापिका जिस कानून को बनाती है उसको लागू पूर्ण निष्ठा के साथ लागू करने का काम कौन करती है? कार्यपालिका। जिसका मतलब व्यवस्थापिका है वो, कार्यपालिका जो है वो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हुई कि नहीं? फिर अगर मान लो बनाए हुए कानून को कार्यपालिका लागू तो कर देगी, लेकिन उस कानून की कोई पालना नहीं करता, ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि व्यवस्थापिका ने कानून बनाया, जैसे ट्रैफिक रूल्स से संबंधित कोई कानून बनाया, या फिर अपने जैसे कि 3 तलाक को लेकर कोई कानून बनाया है, ठीक है ना। उसने कानून तो बना दिया, उसमें चेंज तो कर दिया, लेकिन अब उसमें क्या है कि कार्यपालिका क्या करेगी? उसको लागू कर देगी। अब अगर इसका विरोध कोई व्यक्ति, कोई नागरिक किसी भी जाति धर्म से हो, अगर इसका विरोध करता है तो फिर न्यायपालिका क्या करती है? उसको उस कानून को मतलब नागरिकों से उस कानून की पालना करवाती है। भाई अगर कोई भी व्यक्ति अगर उस कानून की पालना नहीं करता, उन नियमों की पालना नहीं करता, तो न्यायपालिका द्वारा उसको दंडित किया जाता है, और दंडित करने के साथ साथ उसको मतलब जुर्माना भी ठोक सकती है उसके ऊपर, या फिर उसको कारागृह में भी डाल सकती है, जेल भी हो सकती है। तो 3 काम सरकारी कितने होते हैं? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाना राज्यों में, और न्यायपालिका काम होता है कि इन कानून की पालना करवाना नागरिकों से। अगर भाई ट्रैफिक वाले, अगर मान लो भारतीय नागरिक कोई भी होता है, अपन जाते हैं बिना हेलमेट के, तो अपने को चालान भरना पड़ता नहीं भरना पड़ता, ठीक है ना। तो वो क्या एक तरह से दंड है अपने लिए, चाहे वो जुर्माने का दंड हो। अब जुर्माने के डर से और बिना दंड के कोई भी
नियमों का पालन नहीं करता। ठीक है, तो कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। किस शासन प्रणाली में, संसदीय शासन प्रणाली में। अब इसमें क्या होता है, एक राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति का जो पद है वो गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है। मतलब वो किसी भी मामले में डिसीजन नहीं ले सकता, बस एक तरह से वो एक कुर्सी पे बैठा हुआ राजा है, ठीक है ना, पर उसके हाथ में निर्णय लेने की क्षमता नहीं है। बाकी सारे काम होते हैं इसी के नाम से, राष्ट्रपति शासन लगता है राष्ट्रपति के नाम से। सजा माफ होती है किसी कैदी की तो वो राष्ट्रपति के नाम से होती है, वे राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ होती है कि वो सजा माफ कर सकता है, लेकिन ये इसके नाम से होते हैं पर ये डिसीजन ये नहीं ले सकता। इसलिए कह सकते हैं कि ये पद गरिमा का, प्रतिष्ठा का है। ठीक है ना। आज अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, आपने कभी उनका नाम सुना है कि न्यूज़पेपरों में कि रामनाथ कोविंद ने भाई ये काम, ये डिसीजन लिया, इस तरह का फैसला लिया? अपन सुनते किसका नाम, मोदी जी का नाम। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी अभी आगे पढ़ेंगे इसके अंदर कि राष्ट्रपति का पद तो सिर्फ किसका होता है, गरिमा का, प्रतिष्ठा तो होता है, लेकिन भारत का सबसे प्रथम नागरिक, अपने देश का प्रथम नागरिक भी कौन कहलाता है, राष्ट्रपति कहलाता है भाई। ठीक है, इसको गरिमा प्रतिष्ठा प्रदान है, लेकिन ये सारे डिसीजन नहीं ले सकता। डिसीजन कौन लेता है, आगे पढ़ता है, लेकिन उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की होती है। लेकिन जो वास्तविक शक्तियाँ, अब देखो डिसीजन, जो देश की संविधान की जो शक्तियाँ है, जिसकी वास्तविक शक्तियाँ है, किसकी, राष्ट्रपति की भी है, और देश में मतलब क्या है कि संविधान ने भी कई शक्तियाँ जो सरकार को दे रखी है, तो इसकी वास्तविक शक्तियाँ मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। मंत्रिमंडल कौन सा, जैसे लोकसभा राज्यसभा के मंत्री होते हैं, ठीक है ना, जैसे अपने गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है, तो रक्षा संबंधित शक्तियों का जो काम है वो, जैसे युद्ध वगैरह के लिए कोई डिसीजन अगर प्रधानमंत्री लेगा तो किससे लेगा, रक्षा मंत्री से लेगा। ठीक है ना। गृह मंत्रालय से, इधर से क्या बोलते हैं, शिक्षा मंत्री होता है। तो इनमें क्या है कि मंत्री परिषद में कई तरह के जो मंडल होते हैं, विभाग होते हैं, उनके मंत्री बना दिए जाते हैं, और उन्हीं के द्वारा क्या करता है, अब इन मंत्रिमंडल के ऊपर भी कोई ना कोई नेतृत्व करना चाहिए ना इनका, तो इनका नेतृत्व करता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रिमंडल का क्या करता है, नेतृत्व करता है। तो देखो अब पढ़ेंगे इसमें कि वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग में की जाती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर, मान लो कोई मंत्रिमंडल है, उस पर संसद का विश्वास समाप्त हो गया, तो उनको लग रहा है संसद को कि भाई ये जो मंत्रिमंडल है से काम नहीं कर पा रहा है, डिसीजन गलत ले पा रहा है, गलत सलाह दे रहा है, ठीक है ना, या फिर ये देशद्रोही है, देश के खिलाफ, मतलब देश के खिलाफ भड़का रहा है लोगों को, या फिर देश के खिलाफ ये कोई चाल चल रहा है, ठीक है ना, मतलब एक तरह से देशद्रोह को उन पर आरोप लग जाता है, तो मंत्रिमंडल को क्या देना पड़ता है, त्याग पत्र देना होता है, और दोषी पाया जाता है तो उसको सजा का प्रावधान भी होता है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है, जैसे अपने मोदी जी है, सारे डिसीजन वही लेते हैं। अब मंत्रिमंडल से वो सलाह तो लेगा, पर मंत्रिमंडल की सलाह को माने नहीं माने वो किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रधानमंत्री के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि सबसे जितनी भी शक्तियां हैं वो किसके अधीन होती है, अपने यहाँ पे प्रधानमंत्री के अधीन होती है। मतलब जितनी भी शक्तियों का प्रयोग कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है, प्रधानमंत्री कर सकता है। अभी राष्ट्रपति भी क्या है, राष्ट्रपति की शक्ति अपने पढ़ी कि सजा को माफ कर सकता है, आपातकाल लगा सकता है, तो आपातकाल ये लगाएगा, लेकिन किसके लगेगा, किसके नाम से, राष्ट्रपति के नाम से, पर लगाता कौन है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन लेता है तो वो किसकी सलाह पे लेता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर लेता है। बिना प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के राष्ट्रपति कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। वो सिर्फ एक नाम मात्र का पद है, बस वो गरिमा का और प्रतिष्ठा का पद है, ठीक है ना, लेकिन सारी शक्तियाँ किस में निहित होती है, प्रधानमंत्री के पद में निहित होती है। अब इस व्यवस्था को केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी लागू किया जाता है, और राज्य में ये संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो कहलाता है राज्यपाल, इसको बोलते हैं गवर्नर, ठीक है ना। तो राज्यपाल जो राज्य में है वो क्या करता है कि संसदीय शासन व्यवस्था का प्रमुख होता है, और जो अपने सेंटर में प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उसके ऊपर कौन होता है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी प्रकार डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। अगली विशेषता पढ़ते हैं, समाजवादी राज्य। अब ये समाजवादी शब्द है, ये जो अपने संविधान की प्रस्तावना है उसमें, मूल संविधान जब बना था तो उस समय इस प्रस्तावना में इस शब्द को नहीं जोड़ा गया। अब मैंने बताया था संशोधन होते रहते हैं, अपना संविधान जो क्या है, कठोर भी है, लचीला भी है, तो इसमें संविधान में समय समय पर संशोधन किया जाता है, ठीक है ना। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है ना, कौन सा संशोधन था, 42वें नंबर का संशोधन था, कब हुआ था, 1976 में किया गया। तो 76 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया।
समाजवादी कैसे कि सभी धर्म समाज के लोग अपने यहाँ पे निवास करते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, तो इसको समाजवादी गणतंत्र का नाम दिया गया। पहले तो इसलिए नहीं दिया कि कल को अपन ने संविधान तो बना दिया, धर्मनिरपेक्ष बना दिया, पर यहाँ के लोग राजी हो गए नहीं हो, दंगे फसाद होते रहे, ठीक है ना, व्यवस्था बिगड़े। पर जब उन्होंने 1976 तक संविधान, देश आज़ाद हो गया, गणतंत्र अपना संविधान लागू हो गया, जब 1976 तक उन्होंने देखा कि भाई अपना जो देश है इस मतलब जो नियम बनाए उनके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो एक तरह से इसको समाजवादी राज्य कह दिया गया। तो समाजवादी इसको भी, इसमें भी क्या है कि इसको भी रखने का एक कारण था कि प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया। भाई ये शब्द जोड़ने से क्या एक नई दिशा मिलेगी भारतीय राज्य व्यवस्था को, लोगों में एक अलग भावना का, एक भाईचारे की जो भावना है उस वो उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो समाजवादी राज्य जो क्या है एक संविधान की अपनी विशेषता है, ठीक है ना। तो संविधान समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन में क्या आएगा, जैसे कि समाजवादी जो शब्द है कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में जोड़ा गया। किसमें? प्रस्तावना में जोड़ा गया। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, मूल संविधान जब शुरू संविधान बना था उसमें ये शब्द प्रयुक्त नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगली जो 2-3 विशेषता हो रहे उसकी अगले वीडियो में अपन इसकी विशेषता खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम जो प्रस्तावना को अच्छी, जो प्रस्तावना है अभी तो हमने इतना पढ़ा प्रस्तावना के बारे में, भी वो संविधान की आत्मा है, उसके बारे में उसका जो पूरा विवरण है वो उसके अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो 2-3 वीडियो में जो पहला लेसन है अपना वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।